नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड की हम लोग बात करेंगे जिसका थ्योरी पार्ट पूछा जाता है, मतलब इसका थ्योरी डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दिया, डिटेल में से इसलिए डिटेल रखा है क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट, मतलब कितने पेज का आपको दिखेगा वहाँ पे, एक पेज तो ये पूरा दिख रहा है, एक पेज का कंप्लीट, एक पेज का क्या, 2 पेज का आपको दिख रहा है। तो 2 पेज तो देखो कंप्लीट पढ़ोगे आप, लिखोगे 1 से 1.5 पेज ही लिखोगे, इसलिए एक्स्ट्रा देके रखा है कि एटलीस्ट जितना आपको उसमें से कॉन्सेप्ट समझे उतना आप लिख दो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का इसलिए मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल पार्ट पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल बाद में ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है में यूज होता है। तो वहाँ पे आपको एसवाई में आप जब जाओगे, एसवाई बीकॉम में, तो वहाँ पे मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपको कैपिटल वर्किंग ये सब रिटर्न सॉल्व करने के लिए आएगा। तो बट यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा पेबैक से हार्ड है। पेबैक का क्या इजी था, डिवाइड किया, कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, जितना इन्वेस्टमेंट किया वो मैं मैच करूंगा, बात खत्म हो जाती थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा पीवी फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पेबैक से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको देखने मिलती है। इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट आपको इकोनॉमिक्स में इसका दिखता है, बट प्रैक्टिकल भी 1-2 एग्जांपल्स करा दूंगा आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपल सा पहले तो देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये प्रैक्टिकल अप्लाई किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्लियर, कॉन्सेप्ट आप समझो क्या बोलना चाहते हैं। पहले तो इसके एक्स्ट्रा नाम दिए गए वो आप याद रखो, इसका क्या क्या और नाम दिखेगा आपको, नेट गेन मेथड, एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इन्वेस्टर मेथड। क्लियर हो गया क्या क्या नाम दिख रहा है, नेट गेन मेथड, एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टर मेथड, 3 नाम एक्स्ट्रा दिखे। अब इसका देखो पहले थोड़ी सी कहानी आप इसकी समझ लो। तो जो थ्योरी पार्ट मैंने इतना डिटेल लिखा है, पॉइंट वाइज आपको लिखा है, कॉन्सेप्ट आप समझेगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया कि 100 रुपया अभी ले लो, अभी मैं तुरंत आपको 100 रुपया दे रहा हूं, या फिर 100 रुपया 1 साल के बाद लो, तो आप क्या बोलोगे, अभी दे दो। अभी एक बोलोगे अभी दे दो, नहीं तो बाद में लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाद में 100 रुपीज वो भी दूंगा। बट यहाँ पे जो समझदार रहेगा भाई बोलेगा नहीं, आज के 100 रुपीज का जो कंपेयर है 1 साल बाद वाले 100 रुपीज से थोड़ी कर सकता हूँ। आज के 100 रुपीज का कंपेयर मैं 1 साल बाद वाले 100 रुपीज से थोड़ी कर सकता हूँ। भाई दोनों की वैल्यू सेम थोड़ी रहेगी। आज जो चीज 100 में 1 साल के बाद 100 में मिलेगा, क्या पॉसिबल है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, वैल्यू कुछ तो बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। मतलब सिंपल सा बोलना चाहता है, जो मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है भैया, फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसकी वैल्यूएशन मैं आज के अकॉर्डिंग करूंगा, तभी तो बेनिफिट और निकाल सकता हूँ। क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो निकाल सकता हूँ। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। फॉर्मूला इग्नोर करो, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बाद में देख लेंगे, तो क्या होता है वो भी देखेंगे। मैंने देखो इधर सिंपल सा बोला 100 रुपया आज दो मुझे, आज का 100 रुपया लेना था। मैंने बोला 1 साल नहीं, पहले आज दो, आज दिया। तो मैंने बोला अगर ये 100 रुपया मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, बैंक में रखता हूँ इंटरेस्ट के लिए, तो एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट आप समझना। मैंने बोला बैंक में लिखता हूँ और बैंक मेरे को बोल रही है 1 साल भर रखो कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से समझ रहा कॉन्सेप्ट। ये अगर एग्जांपल आपको समझ गया, पूरी कहानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बोला 100 रुपीज, अगर जैसे देखो इधर आज मैंने लिया और उसको 10% क्या बोला मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में रख दिया। अब 1 साल के बाद तो देखो इधर 100 रुपीज तो मुझे मिलेगा प्लस 10% किसका, 100 का, 10% किसका, 100 का। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 110, 110 रुपया। ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 110 रुपया। तो मैंने बोला भाई आज के 100 रुपए की जो वैल्यूएशन है, आज का जो 100 रुपया फ्यूचर में 110 के बराबर हो जाएगा। कॉमन सी बात है। अगर मैं फ्यूचर में 1 साल के बाद तुमसे 100 रुपया लूँ तो मेरा लॉस हो गया, इसमें मेरा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आज मुझे अगर वो 100 रुपया मिलता, मैं उसको इन्वेस्ट करता तो मुझे 110 रुपया मिलता। अब जैसे आपने एग्जांपल ले लो, उसको और भी बढ़ा सकते हो 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद कॉमन सी बात है भाई, इसमें अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स में समझ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 110 पे चार्ज करेगा वो 10%।
मतलब अब इस पे चार्ज करेगा। मान लो एग्जांपल मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले ने बोला 10% पर एनम के साथ मिलेगा, कंपाउंड सिंपल में डिफरेंस यही समझ लो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट किया और फर्स्ट ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ मैंने इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला। तो बाद में क्या होगा, बैंक अब मेरे को 110 रुपए पे 10% देगी, 100 पे नहीं, 110 पे 10% चार्ज करेगी। तो 110 पे जब 10% चार्ज दूसरे साल करेगी तो 11 रुपया मिलेगा। मतलब 2 साल के बाद उसकी टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 121। और ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ते हो मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट यही बोलता है हर साल का फिक्स रहेगा 10 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सा बोलते हैं हर साल का फिक्स हो जाएगा 10 रुपया। तो मतलब सेकेंड ईयर भी 120 मिलता है अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लेता तो, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो 121। क्लियर हो गया, मतलब सिंपल हो गया भाई। आज के 100 रुपया, आज का जो मेरा 100 रुपया 2 साल बाद 121 के बराबर इक्वल हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो है, फ्यूचर में जैसे एग्जांपल समझना आप, यही कहानी समझना कि भाई फ्यूचर में अगर मैं बोलूँगा मुझे 2 साल के बाद 20,000 आने वाला है तो उसकी वैल्यूएशन मैं प्रेजेंट में करूंगा। तो ये कॉमन सी बात है, प्रेजेंट में जब करोगे 20,000 की कीमत कम हो जाएगी, हो सकता है 18,000 आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 2 साल के बाद जब पॉलिसी वगैरह लेते हो ना, आप देखो ना पॉलिसी वगैरह लेते हो तो इसमें यही तो गुमराह किया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो चलता है वहां पे। बोलते हैं 16 साल की पॉलिसी ले लो, 20 साल की पॉलिसी ले लो, इतना पैसा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ फायदा नहीं, वो सिर्फ गुमराह करते हैं एजेंट लोग। क्या करते हैं, सिंपल सा आप कैलकुलेशन करो ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई 40,000 का प्रॉफिट दिखा रहे, 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहे, लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे। अरे तो वैल्यूएशन भी देखो यार कि आज पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूं मैं, फ्यूचर में मिलेगा 20 साल के बाद, तो आज के पैसे की कंपेयर में फ्यूचर में 20 साल के बाद से कर सकता हूँ क्या, कितना डिफरेंस हो जाएगा भाई, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो वाला मिलने वाला है उसका कंपेयर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग करोगे तो वैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो ही इन्वेस्ट किया जाएगा। क्लियर। अब फॉर्मूला देखो, इधर पे फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंपल सा, F = P 1 + R पावर n। F मींस होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब जैसे 110 हमारा हुआ। अब एग्जांपल में मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट कितना रुपया था मेरे पास था 100 रुपया सर। 1 प्लस रेट क्या बोल लेते हैं, रेट बोल लेते हैं 10%। 10% में डिवाइड बाय 100 मार देना तो आप आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। पावर n मींस हो गया 1 ईयर, पहले साल का हो गया। तो कर देता हूँ मैं 1.1 कर दूंगा भैया तो 1.1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 110 आ जाएगा। तो मेरा जो F मींस फ्यूचर वैल्यू आया वो कितना आया, 110 आ गया, 110 आ गया। अब देखो ना, इसी फॉर्मूले को मैथ्स वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, एसपी वाले भी समझ ही जाएंगे, बट मैथ्स वाले तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ टीचर्स क्या रहते हैं, थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं। फॉर्मूला बोलते हैं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम फ्यूचर वैल्यू क्यों लिखें, यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे। लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट मींस होता है भैया मल्टीप्लाई। कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इतना तो आपने ही पढ़ा कि साइड ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब मैं इस फॉर्मूले को P इक्वल टू अपना इधर क्या पहले से क्या देखो, इधर फ्यूचर वैल्यू 1 + R पावर n, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 + R पावर n। मतलब इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कॉमन सी बात है। बहुत लोग थोड़ा सा और डिफरेंट करते भैया, F यहाँ पे कर देंगे, सॉरी इक्वल टू मल्टीप्लाई बोलते हैं, वहां पे 1 लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो नोट्स दिया गया पावर n है वो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जो टाइपिंग यहाँ पे किया वो मैंने ही किया है, मोबाइल से टाइप किया था, तो वहाँ पे पावर n नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं एडजस्ट हो पाया। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है पावर n है, ऑलरेडी मैंने बाजू में लिखा, तो ध्यान में रखना है कि पावर है ऑलरेडी, तो आपको समझ लेना ऑलरेडी। क्लियर। अब जिसको भी देखो, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें एग्जैक्ट करके आ रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट ये कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है उसको मैं प्रेजेंट के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंट के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो मेरा पॉजिटिव है, जैसे एग्जांपल हो गया कि मैंने बताया कि कोई प्रोजेक्ट मैंने लगाया 20,000 लगाया, तो 20,000 लगाया तो कोई सामने वाले ने बोला कि भाई 20,000 मिलेगा 2 साल के बाद, तो मैं सीधा बोलूंगा नहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आज का 20,000 2 साल के बाद 20,000 के बराबर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो तो सब में देखेंगे, बट आप लॉजिक लगा लो, सेम तो होगा नहीं। हाँ, हो सकता है ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूँ, 25,000 दे रहा हूँ, तो मैं सोचूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अगर जो मेरा NPV है, जैसे एग्जांपल ले लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड 22,000 आएगा और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 20 किया था, मतलब NPV मेरा ज्यादा आ गया है, तो मैं बोलूंगा भाई प्रोजेक्ट को मैं
एक्सेप्ट करूंगा। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कब होगा? आज 20 लगाया, मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट अगर ज्यादा है एक्सेप्टेड। अगर कॉमन सी बात है भैया उससे कम कमा रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 20,000 लगाया, सामने वाले ने मेरे को 21,000 ही दिया 2 साल के बाद, तो 21,000 का कंपेयर करूंगा 20,000 से। अगर उससे कम आ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी अगर 20,000 से कम आ रही है तो उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब अगर हमारा एनपीवी 0 से छोटा दिख रहा है, 0 इज ग्रेटर देन एनपीवी, तो प्रोजेक्ट को हो जाएगा रिजेक्ट कर देना है। बट लास्ट में अगर देखो ना दोनों इक्वल हो गया, मतलब 20,000 और जो फ्यूचर में उसने वैल्यू दिया उसका प्रेजेंट वैल्यू जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 20,000 आ रहा है, तो इन्वेस्ट करूँ क्या? तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, इन्वेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट आप प्रैक्टिकल देखोगे तो नहीं करेगा, प्रैक्टिकल आप देखोगे तो नहीं करेगा। लेकिन अब पढ़ना है तो कुछ लोग कर भी सकते हैं, नहीं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। जब मेरे को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा भाई, प्रेजेंट वैल्यूएशन जो फ्यूचर कैश फ्लो का सेम आ रहा है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं उसमें? क्लियर हो गया? थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो मैंने काफी चीजें ऐड किया। फर्स्ट में आप देखोगे क्या क्या नाम थे, वो चीज पॉइंट आपको सिर्फ रीड आउट कर लेना है, क्या क्या नाम थे वो कर दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज ए क्लासिक मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना, सबसे बेस्ट आपको 3 मेथड ये, जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे काफी डिटेल में दिया गया है। डिटेल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रही है। नेक्स्ट देखो आप एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, जो एग्जांपल आपको यहाँ समझाने की कोशिश मैंने किया था। फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले का थोड़ा सा एक्सप्लेन है, फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख के दिखाया है, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाया है, क्लियर लास्ट में आपको दिख जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप चलते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब आप खुद से रीड करना, इट इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग चलता है। मेरिट्स डिमेरिट्स आप खुद से रीड कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीधा सम की बात करता हूँ, सम देखो, सम कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 चीज बोला, व्हेन कैश इनफ्लो आर इक्वल, बोला कैश इनफ्लो जब इक्वल रहेगा तो कैसे निकालोगे? कैश इनफ्लो हमारा अनइवन रहेगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख, नेट कैश इनफ्लो 60,000 पर ईयर, लाइफ 6 ईयर। मतलब सिंपल सा बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, पहला सम लिया हूं मैं यहाँ पे, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, साल का कितना आ रहा है? 60,000 रुपए आ रहे हैं। कितने साल तक? 6 साल तक आएगा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% देके रखा है, पीबी जो हमारा फैक्टर आएगा 8% फॉर 6 ईयर इज 4.63। अब देखो इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी करके दिया, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हो, तो ये चीज मत पूछो सर ये इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, 4.63 कैसा लिए, तो ये चीज मत पूछो। और क्योंकि आगे पीवी फैक्टर आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे कैलकुलेशन करना ऑलरेडी मैं बता दूंगा, बट आपके इकोनॉमिक्स में वो चीज का यूज नहीं है। बट इतना याद रखना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन में होगा, क्लियर देके रखा है। पीवी फैक्टर 8% के हिसाब से 6 ईयर का 4.63 है। तो कैसे निकालोगे इसको? चलिए एकदम इजी है निकालना, इसको कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में ये इसको रफ करके यहीं पे कर देता हूं। हमारा पीबी कैश इनफ्लो कितना दिख रहा है? 60,000। और जो हमारा पीवी फैक्टर हमारा दिया था 4.63 दिया था, 4.63 दिया था, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो आपका दिख रहा है 277 380। क्लियर हो गया? 277 380। और मैंने इन्वेस्ट कितना किया सर? 2 लाख इन्वेस्ट किया है। तो मैंने बोला कॉमन सी बात है, मेरे को बेनिफिट कितना मिल रहा है? 77 380। अब ये कुछ लोग को समझा नहीं होगा कि ये 4.63 मैंने क्या लिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया था। अब ध्यान से समझो ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। 60,000 रुपए के मेरे 60,000 रुपए पर ईयर आ रहा है, ठीक है, आप कॉमन सेंस लगा लो, 6 साल बोला आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36। मैं कॉमन सी बात है, अगर प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता हूं तो मैंने बोला भाई 360 मिलेगा। कैसे मिलेगा? 60 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 6 360 मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा भैया? ये तो फ्यूचर में मिलेगा ना, फ्यूचर में मिलेगा। उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड चल रहा है, कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं। तो जो ये कैलकुलेशन किया ये बोला 360 नहीं मिलेगा, 360 कितना 6 साल के बाद मिलेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, 360 जो 6 साल के बाद मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आज मैं कंपेयर करता हूं तो कम ही मिलेगा। तो ये ऑलरेडी वही फैक्टर दिया है, 4.63 का रेट मानूंगा, 6 साल नहीं मानूंगा,
4.63 काउंट करूंगा उसको, तो मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने हैं, 360 की प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पे कितनी कीमत आ रही है, 277,380 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, कॉमन सी बात है प्रोजेक्ट से ज्यादा दिख रहा है, तो डाउट नहीं है भैया, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जब आपका अनइवन टॉपिक दिखेगा, कैश इनफ्लो पीवी फैक्टर आपको दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस कैलकुलेशन करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट वालों को भी डाउट आ जाता है कि ये जीरो, देखो इधर ईयर रुपीज तो दिया रहेगा, उसमें कॉमन सी बात है भाई, ईयर 1 2 3 4 ईयर रुपीज दिया, पहले साल 14 मिला, दूसरे साल 16 मिला, तीसरे साल 18 मिला, चौथे साल 20 मिला। पीवी फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलसी पे याद रखना, कैलसी पे ले लेना है भैया 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी आपका फैक्टर दिया रहेगा 10%। कैलसी देखो, कैलसी आप सामने रखना, जो भी आपको इकोनॉमिक्स वाले को भी करना है सेम आप कर सकते हो। देखो कैलसी पे आप क्या रखो, मैंने बोला 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा वो आप लिख देना और परसेंटेज का बटन दबा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 0.909 समथिंग और भी आएगा, बट उसको राउंड फिगर कर लेना, 0.909 आपको दिख रहा है, क्लियर। अब देखो इधर इतना करने के बाद इसके आगे सेम उसको वहीं पे होल्ड रख देना, उसके आगे आप इक्वल टू का बटन दबाना, सेकंड ईयर का आ जाएगा कितना, जितना आपको समय आपके नोट्स में दिख रहा है 0.826, इक्वल टू दबाते ही ना 0.826 आ जाएगा, फिर से इक्वल टू दबाया, थर्ड ईयर का आया, फिर से इक्वल टू दबाया, 4 ईयर का आया, मतलब कंटिन्यू आप इसको निकाल सकते हो, बट आपको इतना टेंशन नहीं लेना, इकोनॉमिक्स वाले को ऑलरेडी दिया होगा, नहीं दिया होगा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ गया। 1 अब डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, कर लेना है, पीवी फैक्टर कर लेना है। देखो पीवी फैक्टर आपको खुद से कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लोगे, पीवी फैक्टर आ गया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू आ गई। देखो इधर 1 साल के बाद बोला 14,000 आएगा, तो मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू काउंट करूंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू काउंट करूंगा, कितना आ रहा है 12,726, कॉमन सेंस लगा भैया कम होगा, 1 साल के बाद 14 दोगे, उससे बेस्ट है आज की उसकी वैल्यूएशन कितना है 12,726 दे दो, उसके बराबर मानूंगा मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर। सेकंड ईयर 16 दोगे, 2 साल के बाद 16 दोगे, उससे बेस्ट है उसकी वैल्यूएशन आज के हिसाब से 13,216 है। ऐसा सबका प्रेजेंट वैल्यू किया, मल्टीप्लाई करके रुपीज का पीवी फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इन्वेस्टमेंट कितना था 60,000, टोटल कर लो तो आ रहा है 69,645, मतलब यहाँ भी बेनिफिट मेरे को मिल रहा है 9,645 का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा क्या कहानी इनकी चल रही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में यही कहानी चल रही है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, मतलब उसका कंपेयर कर देते हैं प्रेजेंट के साथ में। हमारा अगर एनपीवी 0 से ग्रेटर है तो कॉमन सी बात है प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड करेंगे, 0 से कम जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो कॉमन सी बात है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। इक्वल दिख सकता है, तीन ही केस पॉसिबल है, इक्वल दिखेगा तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकल आपको क्या दिखेगा, रिजेक्ट दिखेगा। तो चलिए लास्ट मेथड पे चलते हैं, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे चलेंगे लास्ट मेथड पे। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग के लास्ट मेथड पे हम लोग चलते हैं IRR, जिसका सम आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि सम इसका बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का है। आप अगर देखोगे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हार्ड है, इसलिए आप नोट्स देखोगे तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे। तो सिर्फ मैंने फॉर्मूलेज लिखे, कोई सम नहीं लिया यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कराना पड़ेगा, इसलिए सम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम आपको क्या दिखेगा, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल इफिशियंसी। ये इसके दो नाम और दिए गए हैं, फर्स्ट आप ये पढ़ लेना। एंड इंपॉर्टेंट कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेशन होता है वो किस में होता है, तो सर वो होता है परसेंटेज में। अभी तक के जो दोनों मेथड दिए उसमें अमाउंट का कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, नाम से पता चल रेट ऑफ रिटर्न किस पे निकालना है अपने को, परसेंटेज पे। तो कितना परसेंटेज लिया जाए, जहां पे सिंपल सा बोलता है कैसा रेट, जहां पे हमारा जो एनपीवी है, एनपीवी इसलिए हम लोग ने पहले सीख लिया, एनपीवी बोलता है 0 रहेगा, पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव मीन्स होता है प्लस में नहीं बोल रहे, 0 ऑलरेडी प्लस है, बट 0 ही चाहिए, 0 को छोड़ के प्लस
प्लस वाला और कोई नंबर नहीं चाहिए और ना ही नेगेटिव में चाहिए। बोला जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा 0 रहेगा वो वाला रेट लूंगा मैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड फॉर्म में आप क्या इसको बोल सकते हो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फ्यूचर में मिल रहा है लेकिन उसकी प्रेजेंट कैलकुलेशन करूंगा जब वो मेरा इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। मतलब सिंपल सा है, 2 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और टोटल जो फ्यूचर में वैल्यूएशन 2.5 लाख मिला, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरी 2 लाख है तो 2 लाख प्रेजेंट फ्यूचर का मिला लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन 2 है और 2 लाख प्रेजेंट का। ऐसा रेट अपने को चाहिए जहाँ पे एनपीवी 0 होगा, एनपीवी 0 रहेगा, मतलब कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो और दोनों कौन सा प्रेजेंट का, उस रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कॉन्सेप्ट समझा, समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब सिंपल सा ये एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे क्या देखते थे कि पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हो गया? ये बोलता नहीं मुझे 0 चाहिए, जहाँ पे एनपीवी 0 उस रेट को मैं लूँगा, उस रेट को लूँगा। मतलब फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालूंगा। अगर वो मेरा प्रेजेंट कैश इनफ्लो आज के आउटफ्लो के इक्वल हो गया है तो मैं बोलूँगा रेट को मैं कंसिडर करूँगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कल से खुद से ट्रायल कर देना फॉर्मूला कैसे इसका अप्लाई होता है कि किस तरीके से। फॉर्मूला देखो इधर मैंने लिखा है C इक्वल टू A1 अपॉन में 1 प्लस आर पावर लगेगा प्लस A2 1 प्लस आर पावर 2 प्लस A3 1 प्लस आर पावर 3। कॉन्सेप्ट समझा? अब इसका देखो ऑलरेडी इसमें नोट्स में मैंने उसका मतलब दे के रखा है। C मीन्स हमारा इनिशियल कैपिटल, आउटफ्लो आउटले, C मीन्स इनिशियल कैपिटल आउटले है, A1 A2 A3 क्या देके रखा है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। R मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखेगा, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स दिखेगा। इन द अबव R इज द R अपने को फाइंड आउट, तो वो तो करना ही पड़ता है, वो तो लास्ट में IRR फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो इधर जैसे एग्जाम्पल में आपको समझना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना मैंने लिया, 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख का मेरा प्रोजेक्ट है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। ये तो मैंने ओन से अपनी मर्जी से लिया है। फर्स्ट ईयर बोल रहा है 50,000 आया, सेकंड ईयर बोल रहा है 40,000 आया, थर्ड ईयर बोल रहा है 45 आया। सम सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो इधर फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है सर, 50,000 आ रहा है। 1 प्लस रेट क्या था मेरा 10%, 10% करोगे तो 0.10 आएगा। 1 में प्लस किया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1.10। सेकंड ईयर करोगे, सेकंड ईयर कितना आ रहा है, सेकंड ईयर सर 40,000 आ रहा है। 40,000 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर अपना क्या हो जाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1.10 पावर लग जाएगा 2 प्लस थर्ड ईयर का कितना आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, 45 मैंने लिया 1.10 पावर 3। कैलकुलेशन आपको कर लेना है, कैलसी मेरे पास नहीं है इसके लिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन का आएगा टोटल जो आएगा, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना कैलकुलेशन आएगा, जो भी आएगा 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से कम जैसा भी आप देख लेना, 1 लाख से ज़्यादा वैसे मुझे लग रहा है आएगा, माइनस करना 1 लाख। देखो इधर अब ये जो कैलकुलेशन आप करते हो ना, ये जो कैलकुलेशन आप करते हो ये है क्या, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है। आउटफ्लो तो मुझे पता है भाई 1 लाख मेरा क्या 1 लाख उसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन कम ज़्यादा होगा सेम तो हमेशा पॉसिबल है नहीं है। अब उसको जो भी मेरा आएगा उसमें से माइनस कर देना 1 लाख। पॉजिटिव अगर आया, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव अगर आया, मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, 0 तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो इधर पॉजिटिव जब आया तो अगर पॉजिटिव आएगा तो रेट ये बढ़ा देना, 10 से 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, मतलब डायरेक्ट 20 नहीं ले सकते, मतलब आगे बढ़ते 2% 3% ऐसा इंक्रीज करते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझने के लिए ले सकते हो, 12 ले लेना अदरवाइज 15 ले लेना, जहाँ पे अब तक 10 रखा था वहाँ पे 15 रख देना। तब तक करना ना जब तक ये आपको माइनस में ना दिखे, कब तक करना है, जब तक ये आपको माइनस, ये समझने के लिए आपको सम सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा है क्या, नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है आपको जो फॉर्मूला है वो रट के जाओ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना हो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए। मतलब अपने को चाहिए प्लस वाला भी माइनस वाला भी, क्योंकि हमको एनपीवी क्या करना है 0 करना है। सिंपल सा परसेंटेज लेना है 12 15, जहाँ पे भी माइनस आना वहीं रुक जाना, माइनस प्लस ही अपने को चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैं एक एग्जांपल आपको समझो, यहाँ पे 15% मान लो क्या आ गया आपका माइनस आ गया, तो 10 नहीं 15 के जस्ट पहले हम लोग ने क्या लिया था 12%, 12% हमारा क्या आया था प्लस आया था।
तो सेकेंड फॉर्मूला आप देखोगे ये फॉर्मूला था यल प्लस यल अपॉन में यल माइनस एच ब्रैकेट में एच इंटू एल। इसका डिटेल मैंने वहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, लोअर डिस्काउंट रेट लिख के रखा है प्लस एनपीवी एट लोअर रेट ब्रैकेट नीचे अपॉन में मेंशन किया एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट ब्रैकेट में हायर रेट मल्टीप्लाई लोअर रेट। अब रेट में देखो इधर ये तो रेट लिखना है, रेट जैसे इधर देखो लोअर रेट क्या अपना 12% आया था 12, यहाँ पे हायर माइनस कर दो तो 15 माइनस 12। अब ये दो का कंपेयर होगा ना, क्योंकि ये माइनस आया है ये प्लस आया है तो माइनस प्लस का होगा, क्लियर। अब लोअर का हमारा अमाउंट कितना आया था, तो लोअर का हमारा अमाउंट मतलब ये 12% जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो जो अमाउंट आया रहेगा, ध्यान रखना मैं यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट आपको लिख देना है, लोअर माइनस हायर कर देना है, अमाउंट आपको लिख देना है प्लस कैलकुलेशन कर लेना। ये जो कैलकुलेशन आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं IRR। सम आपको करना नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या बोलना चाहता था मैं। मुझे सीधा सीधा इस टॉपिक में IRR में क्या चाहिए, मुझे एनपीवी चाहिए 0, तो 0 हर सम में पॉसिबल है नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, हर सम में पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एनपीवी चाहिए दो चीज़, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिल गई, फॉर्मूले में पुटअप करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा। अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। मैंने इस देखो इसमें ज़्यादा डिटेल तो कुछ था नहीं, दोनों फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट वाला क्या कहानी है इनकी, एक्सेप्ट कब करोगे रिजेक्ट कब करोगे, तो सिंपल बोलता है हमारा जो IRR होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए R से, ग्रेटर देन होना चाहिए R मीन्स होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ग्रेटर रहेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उल्टा अगर है हमारा IRR इज लेस देन R है मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। इक्वल टू है, एक्सेप्ट भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, मैंने दोनों केस, बट प्रैक्टिकल रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि लोग पॉजिटिव ही चाहते हैं, प्रॉफिट ही चाहते हैं। रीड कर लेना, पीछे मैंने कुछ छोटे छोटे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात किया है क्योंकि ये भी टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, जो हमारा पेबैक पीरियड तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, बाकी दोनों मेथड प्रेजेंट वैल्यू को लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके लेके चल रहे हैं दोनों मेथड। ये भी ध्यान देना, रीड कर लेना, खुद से आपको समझ में आएगा। ये देखो तीनों मेथड की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा टफ सॉल्व करने में किसको लग रहा है, तो ये लग रहा है, तो मतलब इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है। सबसे ईजी कौन सा लगा, पेबैक पीरियड लगा। तो डिमेरिट्स एंड डिमेरिट्स कर लेना, शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग पे। पॉइंट्स रीड करा देता हूँ, सबसे इजी है। मेथड अगर आपको समझ में आ गया होगा तो स्टेप 3 से 5 मिनट मैक्सिमम लेक्चर जाएगा, टाइम जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो मतलब कंप्लीट मैंने बताया 25 से 28 का वेटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स आपको टोटल मिल जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। देखो इसीलिए मैंने टेक्निक को सबसे पहले करा दिया था क्योंकि जो बंदों को टेक्निक का कॉन्सेप्ट मतलब स्पेशली नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा रहेगा उनको ये खुद से रीड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा बोल रहा है कैपिटल बस्टिंग में क्या स्टेप्स होता है, तो मैं सिर्फ फटाफट करूंगा। मैंने बोला कि ऑलरेडी जब हो चुका है तो इसमें सिर्फ आपको रीड करना है। बोले डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये तो कॉमन सी बात है भाई, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखोगे, कितने कॉस्ट पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, क्लियर हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन मैं करूंगा। एस्टिमेटेड कैश फ्लो, फिर सेकंड क्या आएगा, कैश फ्लो भी देखना पड़ेगा कि भाई कैश फ्लो मतलब सिंपल सा मैंने बताया था, आउट एक होता है आउट मतलब तो होता है मैंने जो इन्वेस्ट कर दिया। अब इनफ्लो क्या है भाई, पर ईयर कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा वो भी देखना जरूरी है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो कॉमन सी बात है भाई मेरा आउटले जो मेरा गया है मतलब जो पैसा गया है तो कॉमन सी बात है मैं तो चेक भी करूंगा कितना पैसा आने वाला है, कैश इनफ्लो क्या चल रहा है। मेजरिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कैश फ्लो, दोनों चीज मेजर करूंगा भाई, रिस्क कितना है, रिस्क जितना ज्यादा रहता है प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मैक्सिमम होता है। हायर द प्राइस हायर द रिस्क। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कैश फ्लो के रिगार्डिंग भी देखना है, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट 1-2 साल में ज्यादा है बाद में डाउन हो गया एकदम से, या फिर क्या फ्लैक्चुएशन हो रहा है वो भी ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब देखो ना डिस्काउंट रेट क्या है, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा था सब में तो कुछ भी दिख गया था 10% 12%, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग फिक्स करती है कितना रखना है उनको, 8 10 12 तो अपने को डिसाइड करना है, कंपनी डिटरमाइन करेगी भाई डिस्काउंट रेट हमारा क्या चल रहा है। डिस्काउंट रेट हो गया तो क्या फाइंड आउट करोगे,
करोगे? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे। प्रेजेंट वैल्यू में ऑलरेडी बहुत अच्छे से देखा था, पीवी फैक्टर था, पीवी फैक्टर से फ्यूचर कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। जो मेरा फ्यूचर में पैसा आने वाला उसको मैं पीवी फैक्टर मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। प्रेजेंट वैल्यू जब मेरा आ जाएगा तो कॉमन सी बात है भाई, प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर कर लूंगा मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से। अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से आ जाता है तो कॉमन सी बात है एक्सेप्ट करूंगा, मतलब उसमें मोर प्रॉफिटेबल वाले प्रोजेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अगर सेम है तो रिजेक्ट करूंगा या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, दोनों वहां पे दिया, बट प्रैक्टिकल मैंने बताया रिजेक्ट हो जाता है। लो है तो रिजेक्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लास्ट सिंपल बोल रहा है कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो जो आने वाला था उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन को कंपेयर करूंगा विद द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ में मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है तो तुरंत आपको क्या करना, वीडियो रोक के सबसे पहले नोट्स को रीड डाउन कर लेना है। मैंने बताया कि ये जो भी नोट्स है सब बच्चों को फ्री मिलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जिनका भी जिस स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है या जिसके आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड सर्कल में जिनका एग्जाम नहीं हुआ, कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट मैंने इसका नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। नोट्स मिल जाएगा इजिली हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 20, 27, 28 जितने भी मार्क्स है इसका वेटेज है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेटअप किया, कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको रीड कर लेना है, इससे बाहर भी ऑब्जेक्टिव कुछ पूछा नहीं जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव्स के भी रीड करोगे, जो ऑब्जेक्टिव्स का आंसर है उसको मैंने ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है, वो आपका आंसर है। पहले खुद से ट्राई करना कितने आप खुद से कर सकते हो, फिर लास्ट में नहीं है तो ऑलरेडी मैंने आंसर सेटअप किया। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। आपको जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन दे सकते हो, अदरवाइज जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक पे आप बोल सकते हो, उस टॉपिक का वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।